हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आशा करते हैं सब बढ़िया ही होगा। चलिए, तो आज हम अगला लेक्चर लेकर आ गए हैं मोशन गति पर। हमने पढ़ लिया है कि त्वरण क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि विस्थापन क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि दूरी क्या होता है, हमने पढ़ लिया सारी चीज़ें पढ़ लिया है। मतलब वेग, चाल, विस्थापन, दूरी और सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। अच्छा, जो बच्चा अगर डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहा है तो वो पहले जाके पीछे वाला लेक्चर दे, हम उसको डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करेंगे। अब सिर्फ आज हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जो गति का ग्राफ विधि से कैसे बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें बातें करेंगे। देखिए, इसमें हमने कितना केस लेंगे पहले वो बता दे रहे हैं। पहले तो एक बार कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगी तो उसका कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो बात करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ गति अवस्था रहेगी तो गति, देखिए पहले चीज़ तो या तो कोई वस्तु रुकी रह सकती है या तो चल सकती है। अच्छा, चलेगी तो वो दो तरीके से चल सकती है, या तो एक समान मोशन या तो असमान मोशन। मतलब या तो उसका वेग कांस्टेंट हो या तो उसका वेग जो नहीं बदलता हो। कांस्टेंट का मतलब नहीं बदलता हो, या तो उसका वेग नहीं बदलेगा या तो वेग बदलेगा। अच्छा, वेग बदलेगा तो दो तरीके से बदल सकता है, या तो वेग बढ़ेगा या तो वेग घटेगा। अगर वेग बढ़ेगा तो बोलेंगे त्वरण है या फिर धनात्मक त्वरण है। अगर वेग घटेगा तो उसे बोलेंगे मंदन है या फिर ऋणात्मक त्वरण है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर से हम बोल रहे हैं, कोई भी वस्तु का दो केस हो सकता है, या तो विरामावस्था में हो सकता है या तो गति अवस्था में। अब गति अवस्था में होगा तो ये तो एक समान वेग या तो असमान वेग। एक समान वेग होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन असमान जब वेग होगा तो उसमें दो हो सकता है, या तो वेग बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ग्राफ बनाना है। तो पहले हम लोग ना, ग्राफ होता क्या है समझ में आएगा, परेशान मत रहिएगा इसके लेके। देखिए, पहले तो हमने एक ग्राफ बना रहे हैं। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़े होंगे। देखिए, मान लीजिए ये समय अक्ष है, इधर बढ़ेंगे समय अक्ष पर, और इधर विस्थापन है। हम आशा कर रहे हैं सब दिख रहा होगा। ये विस्थापन ऊपर जाने पर, ऊपर विस्थापन है, इधर समय है। मान लीजिए कोई वस्तु है कहीं खड़ी है, मान लीजिए ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ये सारा है। इधर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो अब मान लीजिए कोई वस्तु 5 मीटर पर खड़ी थी पहले यहाँ पर, और वो रुकी ही है। पहले हम विरामावस्था बनाएंगे फिर गति अवस्था पे। अब ये रुकी ही है, तो रुकी है तो समय लगेगा। मान लीजिए 5 मीटर पर ही रहेगा। मतलब देखो, अगर वो विस्थापन में परिवर्तन नहीं होगा, विरामावस्था का मतलब विस्थापन में परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी विस्थापन में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब विस्थापन बदलेगा ही नहीं। विस्थापन बदलेगा कब, जब ये ग्राफ ऊपर जाए नीचे जाए तो विस्थापन बदलेगा। लेकिन अगर ये रुका है ना तो ऊपर जा रहा है, मतलब विस्थापन का मतलब देखिए, अगर लड़का कोई आगे बढ़ रहा है तो वो ऊपर ग्राफ जाएगा, लेकिन वो वापस आ रहा है मान लीजिए तो नीचे ग्राफ आएगा। लेकिन वो अपनी जगह रुका है तो कहीं ग्राफ नहीं जाएगा, लेकिन समय तो लगेगा ना। और ये एक्सिस समय को बता रहा है। अब मतलब कि ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा समय, ये विरामावस्था का ग्राफ होता है। फिर से बोल रहे हैं, विस्थापन समय अक्ष में ये विरामावस्था का ग्राफ होता है। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन समय के साथ नहीं बदल रहा है। देखिए, जो विस्थापन है वही है, ये समझ आ रहा है ना। दूसरी चीज़, अच्छा आप लोग याद रखें कि ग्राफ कभी वापस नहीं आ सकता ऐसे, मतलब घूम के ऐसे नहीं हो सकता। कभी भी ग्राफ घूम नहीं सकता, क्योंकि घुमा तो इसका मतलब समय अब वापस हो रहा है, समय कभी वापस नहीं होता है। इसलिए ग्राफ जब भी बढ़ेगा तो आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ। यहाँ से शुरू होगा चाहे कहीं से शुरू हो जाए, वो आगे की तरफ बढ़ेगा, कभी पीछे नहीं आएगा। आगे की तरफ बढ़ने का मतलब होता है कि वो कुछ ना कुछ टाइम लेगा, ठीक ना। दूसरी चीज़, ये विस्थापन समय ग्राफ में विरामावस्था हो गया। अब विस्थापन समय ग्राफ में हम लोग क्या बात करेंगे, गति अवस्था की, ठीक ना। ये हो गया समय अक्ष, ठीक ना, और ये हो गया विस्थापन, ठीक ना। अब हम विस्थापन को, ये देखिए तीर का निशान है, विस्थापन को हम शॉर्टकट में एस लिखेंगे और समय को शॉर्टकट में टाइम लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। और ये समय को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए अब कोई एक समान वेग से चल रहा है। एक समान वेग का मतलब हर समय में समान दूरी चल रहा है, मतलब 1 सेकंड में। इधर देखिए, जैसे ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 6 सेकंड, ये परपेंडिकुलर होता है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो मान लीजिए कोई लड़का है कि जो ऐसे चल रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है। कैसे चल रहा है, उसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड, और वो एक समान वेग से चल रहा है ना, 2 मीटर प्रति सेकंड है वेग उसका। तो वो हर सेकंड में 2, मतलब ये 1 सेकंड में कितना चल गया, 2 मीटर। यहाँ पे ये 1 सेकंड और ऊपर 2 मीटर, ये यहाँ तक चला। फिर अगले सेकंड में 2 मीटर चलेगा, ये कुछ यहाँ पे, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर चलेगा, ये तीसरा सेकंड यहाँ पे। तो वो कुछ ऐसे चलेगा, ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है, ऐसे। क्लियर हो रहा है क्या बोला है।
मतलब ये ग्राफ सीधी रेखा है। क्या है? ग्राफ सीधी रेखा है। ध्यान से सुनिए, पहले तो विरामावस्था का ग्राफ ऐसे बनता है, फिर वो एक समान वेग से चल रहा है, मतलब उसका वेग ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। तो देखिए ऐसे एक समान वेग, मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा। क्लियर हो रहा है ना? विस्थापन समय ग्राफ में अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका ग्राफ सीधी रेखा होगा। ये कैसा है? सीधी रेखा। ध्यान दीजिएगा, सीधी रेखा है। अब दूसरी चीज़ है, देखिए पहले तो वस्तु जब चलेगी तो या तो विरामावस्था होगा या तो गति अवस्था होगा। गति अवस्था होगा तो एक समान वेग होगा, हमने बना लिया। जब असमान वेग होगा तो एक बार वेग बढ़ेगा, एक बार वेग घटेगा। ठीक है ना? ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, बताते हैं। मान लीजिए इधर हमारा समय है, टाइम, और इधर विस्थापन है ये। अब मान लीजिए उसका वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए पहले तो वो क्या कर रहा था, ज़्यादा समय ले रहा था, ग्राफ कुछ ऐसे मान लीजिए जा रहा है, ज़्यादा समय ले रहा है, वेग बढ़ रहा है, ज़्यादा समय ले रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, वो कम समय लेगा। अभी समझाते हैं इसको कैसे। ये क्या है? ये वेग बढ़ने का ग्राफ है। कैसे हम समझाते हैं? जैसे मान लीजिए इधर देखिए थोड़ा सा, जब उसने इतना समय लिया था ना, जब उसने इतना समय लिया था तो दूरी उतना ही चला था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जब उसने फिर उतना समय लिया तो उसने अब दूरी कितना चला? देखिए ये रहा दूरी चला। लेकिन फिर उसने जब इतना समय लिया तो उसने अब कहाँ चल गया? देखिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब पहले सेकंड में वो समय ज़्यादा लिया था लेकिन दूरी कम चला था। ऊंचाई दूरी को बताती है, लेकिन आगे हॉरिजॉन्टल में ये समय को बताता है। इतना समय में इतनी दूरी चला था, फिर अगले इतना समय में सिर्फ थोड़ा सा और ज़्यादा चला, फिर अगले समय में और ज़्यादा चला, इसी तरह और अगले समय में और ज़्यादा चलेगा। समझ में आ रहा है ना? ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। लेकिन ये ग्राफ कभी सीधे नहीं होगा, मतलब सीधे हो जाएगा। अगर ये ग्राफ ऐसे सीधे हो गया, इसका मतलब क्या है कि समय ले ही नहीं रहा, सिर्फ दूरी चला। तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना है। कोई वस्तु चलेगी तो उसके लिए समय तो लगेगा ना। यहाँ तक लाइट भी चलती है तो उसके लिए समय लगता ही है। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा स्पीड वही उसी की होती है, लाइट की। अच्छा, समझ में आ रहा ना? मतलब कि ग्राफ सीधे नहीं हो सकता, ग्राफ वापस नहीं हो सकता। दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। ग्राफ हमेशा ये ऐसे हो सकता है और ज़्यादा क्या वर्टिकल हो सकता है, लेकिन एकदम वर्टिकल नहीं हो सकता। ठीक है ना? ध्यान रखिए। ये क्या है? वेग बढ़ने का है ग्राफ। अब दूसरा हो सकता है वेग घटने का। तो वेग घटेगा कैसे? ध्यान सुनिए, ऐसे। अब इसको समझाना हमको नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? ये वेग घट जाएगा। देखिए पहले बहुत फास्ट चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब एकदम सीधे हो सकता है ग्राफ, ऐसे सीधे हो सकता है, ऐसे सीधे हो जाएगा, मतलब वो विरामावस्था में आ गया। पहले देखो बहुत तेज चल रहा था, कोई ना कोई वेग था, फिर वेग घटते घटते विरामावस्था में आ गया। यही ना विरामावस्था का ग्राफ है। देखिए इधर यही ना विरामावस्था का ग्राफ है, तो यहाँ पे विरामावस्था ये चीज़। अब दूसरी चीज़, थोड़ा हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। एक विस्थापन समय ग्राफ का एक प्रॉपर्टी होता है, ध्यान सुनिए। क्या? जो विस्थापन समय ग्राफ होता है ना, फिर से ये समय है, ये एस विस्थापन। हम विस्थापन लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, उसे शॉर्टकट में एस लिख दे रहे हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु का वेग बता रहा है। ये कैसा वेग है? एक समान वेग है। वेग न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक बात करते हैं। अच्छा, विस्थापन समय ग्राफ में जो ढाल होता है ना, ध्यान सुनिए। पहले तो जानिए कि वेग बराबर क्या होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे, दिख रहा है कि नहीं सब? सॉरी, ये विस्थापन, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यही ना होता है? देन से विस्थापन समय ग्राफ का जो विस्थापन बटे समय है वो होता है ढाल। वो क्या होता है? ढाल होता है। अब ये ढाल क्या होता है? ढाल का मतलब एक तरह से झुकाव। ढाल का मतलब एक तरह से क्या? झुकाव। अब ये अच्छा, ये विस्थापन बटे समय ढाल कहते हैं, ये आया कहाँ से? ढाल का मतलब झुकाव होता है। ये आया कहाँ से? आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। बस इतना जानिए कि विस्थापन समय ग्राफ में जो वेग होता है वो ढाल होता है। देखिए पहले से, विस्थापन समय ग्राफ में विस्थापन बटे समय ढाल होता है, और हमको पता है कि विस्थापन बटे समय वेग होता है, यानी कि वेग ही ढाल होता है, और ढाल का मतलब झुकाव होता है। देखिए ये जो एक वेग है ना, ये इस समय अक्ष के साथ कितना झुका है वो वेग को बताता है। इस पर एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ये समय अक्ष है, ठीक है, ये विस्थापन अक्ष है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हम बोल रहे हैं ना कि दो कार है, मान लीजिए ऐसे, एक ऐसे चल रहा है, दूसरा ऐसे चल रहा है। ये ए है, ए बी है। बोलेंगे किसका वेग ज़्यादा है? पूछ सकते हैं। दो कार है, ए कार बी, कार ए कार बी। तो बोलेंगे कौन सी कार तेज चल रही है? तो बोलेंगे बी वाला, क्योंकि ये कम ढाल में है। सबसे ज़्यादा ढाल तो इसका, सबसे ज़्यादा ढाल तो इसका है ना। देखो ये ढाल ज़्यादा है, ढाल कम है।
जब ये ढाल कम है तो बोलेंगे इसका वेग कम है, क्योंकि जो वेग होता है वही तो ढाल होता है, पीछे पढ़ाएंगे नहीं। जो वेग होता है वो विस्थापन बटे समय होता है, जो विस्थापन बटे समय होता है वो ढाल होता है, यानी कि वेग ही ढाल है, मतलब ढाल को ही वेग कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इसका ढाल कम है तो इसका वेग कम होगा, इसका ढाल ज़्यादा है तो इसका वेग ज़्यादा होगा। ऐसा समझ में और रखने क्या बोल रहे हैं। ऐसा एक क्वेश्चन भी पूछा है, ज़रूरी नहीं कि वो उसका पॉइंट यहीं से शुरू हो, वो ऐसे भी शुरू हो सकता है। मान लीजिए एक ऐसे चल रहा है और दूसरा ऐसे चल रहा है। अब देखिए हम जनरली इसका ढाल कैसे निकालेंगे, इस वाले लाइन का, जैसे ये ए है ये बी है, ठीक ना। देखिए हम वहाँ पे ये होता है समय अक्ष, यहीं पर समय अक्ष से एक लाइन खींच देंगे तो ए एंगल और ए एंगल को देखेंगे किसका एंगल ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। ये तो समय अक्ष से काट ही नहीं रहा है, तो पता कैसे चलेगा, हमको पता कैसे चलेगा कि किसका ढाल ज़्यादा है। तो हम यहीं पर एक इसके समांतर एक लाइन खींच देंगे, फिर देखेंगे किसका ज़्यादा है, तो ये एंगल ज़्यादा है। वैसे भी समझिए ये एंगल ज़्यादा है तभी तो उसको काटा है, अगर दोनों एंगल बराबर होता तो दोनों समांतर होता, लेकिन ज़्यादा है तभी तो काटा है। तो ये एंगल ज़्यादा है, मतलब बी वाला तेज चल रहा है, बी वाला क्या चल रहा है, फास्ट चल रहा है। यहाँ पर लिख देते रहे कार बी का वेग वो ज़्यादा है, ये ग्रेटर देन बोलते हैं ना इसको, कार ए से, कार ए के वेग से, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यही है। मतलब आपको बस इस ग्राफ से एक ही चीज़ सीखना है, क्या सीखना है वो बता दिए हम, कि विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो किसको बताता है, वेग को बताता है। ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे, इतना हम लोग सीख लिए, बहुत सीख लिए। दूसरी चीज़ हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे वेग समय ग्राफ क्या होता है। वेग समय ग्राफ क्या चीज़, वेग समय ग्राफ, ठीक है। ये हो गया वेग और ये हो गया समय। अच्छा, अब हम वेग को v से लिखेंगे, समय को t से लिखेंगे। बार बार तो इसको ख्याल ना धराना पड़े, ख्याल ना दिलाना पड़े हमको, ध्यान से सुनिए। अच्छा, वेग समय ग्राफ में अगर विरामावस्था में है तो मतलब विरामावस्था का मतलब वो रुका हुआ है, रुका हुआ का मतलब वेग जीरो होगा, रुका हुआ का मतलब वेग जीरो होगा। देखिए ये होगा 1 मीटर प्रति सेकंड, ये होगा 2 मीटर प्रति सेकंड, होगा 3 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है इसका मतलब वेग बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा है इसका मतलब वेग बढ़ रहा है। पहली चीज़ तो समय लगेगा ही। दूसरा चीज़ बोल रहा है कि विरामावस्था में का ग्राफ बनाएंगे तो वो रुका हुआ रहेगा। क्या चीज़, रुका हुआ का ग्राफ ऐसे बनेगा, क्यों, क्योंकि उसका वेग शून्य होगा, तो शून्य तो यहीं पर ना होगा, फिर से सुनिए, शून्य यहीं पर होगा वेग। यहाँ पे तो 1 मीटर प्रति सेकंड वेग हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड वेग हो गया। ऊपर जाएंगे तो वेग बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर जाएंगे तो वेग बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो वेग घटेगा, लेकिन उसका वेग शून्य कहाँ होगा, यहाँ पर मूल बिंदु से बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं कि नहीं, 0,0, इसमें समय भी जीरो होगा और वेग भी जीरो होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो ऐसे रहेगा। दूसरी चीज़, एक समान वेग का ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए एक समान वेग का मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, ये वेग का है ग्राफ, और इधर टाइम का है। तो अब मान लीजिए उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, तभी तो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। एक समान वेग, मान लीजिए उसका वेग 3 मीटर प्रति सेकंड था तो उसका ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा। परेशान नहीं होना, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होगी, बस ये मान के चलना है कि हमको सारी चीज़ें समझ में आ रहा है, ठीक ना। क्योंकि अगर उसका वेग कांस्टेंट होगा तो वेग ऐसे रेखा होगा, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर गया तो वेग बढ़ेगा, नीचे होगा तो वेग घटेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हमको पढ़े थे कि ये तो विरामावस्था का एग्जाम्पल था, लेकिन यहाँ पे एक समान वेग का है, हम आगे ऊपर लिख रहे हैं, ये क्या है, एक समान वेग है, ठीक है ना, ये एक समान वेग है, लेकिन ये क्या था, विरामावस्था था, विरामावस्था। ये विरामावस्था में ग्राफ इसी पर बन जाएगा, इसी लाइन पर, समय अक्ष पर, लेकिन एक समान वेग में ऐसे बनेगा। एक समान वेग का मतलब ये वेग को बताता है, और एक समान वेग का मतलब न तो वेग का बढ़ना, न तो वेग का घटना, न तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, न तो नीचे जाएगा। और विस्थापन समय अक्ष में ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो इसका मतलब विस्थापन नहीं बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको। दूसरी चीज़ क्या, अब त्वरण की बात करेंगे। त्वरण दो प्रकार का होगा, या तो वेग बढ़ेगा या तो वेग घटेगा, यही हो सकता है ना। मान लीजिए उसका वेग पहले से कुछ ना कुछ था, कोई कार पहले से ही चल रहा था, यहाँ पे जैसे हमने मान लिया एक समान वेग पहले से चल रहा था, अगर उसका वेग बढ़ेगा तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक। लेकिन अगर वही वेग घटा तो ये ग्राफ नीचे जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए ग्राफ आगे ही बढ़ेगा, उल्टा पुल्टा मत करिए, ग्राफ इधर से इधर नहीं जाएगा। यहाँ से ही मान लीजिए उसके पास पहले से वेग था तो वेग घटा, तो वेग घटेगा तो नीचे आएगा, और वेग बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा। लेकिन ये सीधी रेखा हमने क्यों बनाया, ये तो हम ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन हमने सीधी रेखा इसलिए बनाया कि हमने एक समान त्वरण लिया है। अब सवाल यहाँ पे, एक समान त्वरण, देखिए पहली चीज़ तो पढ़िए, त्वरण बराबर होता है क्या, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन
बटा समय, यही होता है ना। तो देखिए इधर देखिए वेग समय ग्राफ का, देखिए वेग बटा समय, यानी कि वेग समय ग्राफ की ये ढाल है, समझ में आ रहा है। अब ये ढाल है, अब जो ढाल होता है उसे झुकाव, मतलब सॉरी ये वेग, देखिए वेग समय वेग और बटे समय, वेग बटे समय का मतलब वेग और समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ का जो ढाल होगा वो झुकाव को बताए, अरे झुकाव होगा, ढाल का मतलब झुकाव, और झुकाव ही क्या बताएगा, त्वरण बताएगा। मतलब ध्यान से सुनिए। अब एक चीज़ और जानिए, हम लोग ना, अगर ये सीधी रेखा है इसका मतलब कि समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो रहा है। असमान वेग परिवर्तन होगा तो असमान त्वरण आएगा। देखिए वेग परिवर्तन तो अलग चीज़ है, मतलब वेग का बदलना, और वेग किस हिसाब से बदल रहा है, जैसे हर सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड बदल रहा है। फिर सुनिए, हर सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का अगर वेग बदल रहा है तो बोलेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। त्वरण का मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं ना, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इधर लिख दे रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये होता है त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दिख नहीं रहा है क्या, सॉरी, ये मीटर प्रति सेकंड, इसकी पावर 2 है, ये प्रति है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अच्छा, इसका वेग लगातार बढ़ रहा है और एक समान वेग बढ़ रहा है। हमने ग्राफ को ऐसे ऐसे, जैसे इधर दिखा रहे हैं थोड़ा सा, हमने ग्राफ को, जैसे ये वेग बढ़ रहा है तो वेग तो ऐसे ऐसे भी बढ़ सकता है। हमने ये सीधी रेखा ही क्यों बनाया, क्योंकि ये अगर ऐसे बढ़ा तो ये असमान वेग में परिवर्तन होगा। देखिए पहली चीज़ तो ये जानिए कि ऊपर बढ़ने से वेग होगा, इधर जाने से समय हो जाएगा, तो समय तो जाएगा, लेकिन वेग बढ़ रहा है तो ये हिलडुल के बढ़ रहा है, मतलब असमान रूप से वेग बढ़ रहा है, एक समान रूप से यहाँ बढ़ रहा है। अब हम असमान रूप से इसलिए नहीं बनाया ना कि वो आगे की कक्षाओं में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है कि असमान वेग क्या होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको एक समान वेग पढ़ना है। तो एक समान वेग कैसे परिवर्तित होता है, सीधी रेखा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कैसे देखिए समझते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा इधर देखिए, हम कुछ लाइन बना दे रहे हैं, मान लीजिए बना दीजिए। देखिए पहले सेकंड में ये जितना, देखिए ये पहला सेकंड है यहाँ तक तो इतना ऊपर गया, दूसरा सेकंड है तो इतना ऊपर गया। देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये और ये दोनों समान है। फिर उसके बाद तीसरे सेकंड में ये देखिए, पहले सेकंड में वो जितना ऊपर गया इतना वेग बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, एक समान वेग बढ़ रहा है कि नहीं। देखिए ये पहला सेकंड लगा, उसमें वेग कितना बढ़ा, इतना बढ़ गया, पहले वेग यहाँ था फिर इतना हो गया, ये ऊपर जाने का मतलब वेग बढ़ता है। दूसरा सेकंड ये लग रहा है, उसमें वेग यहाँ से यहाँ तक चला गया, मतलब इतना बढ़ गया। तीसरा सेकंड में मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो वेग इतना बढ़ गया। पहले वेग इतना था, तीसरे सेकंड में बढ़ा। देखिए एक समान वेग बढ़ रहा है, पहले सेकंड में इतना वेग बढ़ा, दूसरे में इतना, एक समान वेग। तो सीधी रेखा होगा तो एक समान वेग होगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्लियर हो गया सारी चीज़ें। अब एक और बात, इम्पोर्टेंट बात, देखिए अब वेग समय ग्राफ है ना, एक और एग्जांपल से समझते हैं। वेग है, टाइम ग्राफ है, दो ग्राफ दे दिए, एक ऐसे दे दिया, एक ऐसे दे दिया। बोला कि बताइए, इसमें से दो ग्राफ दे दिया, ये पीछे नहीं है, ठीक ना, सॉरी, ये ए है, ये बी है, ठीक ना। अब बोला जाएगा कि इसमें से किसका त्वरण ज़्यादा है। देखिए वेग तो बदल रहा है, ग्राफ ये भी ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ये भी ऊपर जा रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जल्दी जल्दी ऊपर रहा है, तो इसका मतलब जल्दी जल्दी इसका वेग बढ़ रहा है। तो जल्दी जल्दी वेग बढ़ रहा है मतलब इसका त्वरण ज़्यादा है। जो त्वरण बी का है, ए से त्वरण होते हैं, और ए नीचे छोटा सा बी लिखे हैं, मतलब ए सफिक्स बी लिखते हैं, मतलब ये बी का त्वरण है, बी का त्वरण ज़्यादा है ए के त्वरण से, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, अच्छा देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक समान वेग है ना, एक समान वेग का एग्जांपल क्या होता है, यही होता है ना, वेग ना तो बढ़े ना तो घटे, यही होता है ना। ऊपर जाने पर वेग बढ़ेगा, नीचे जाने पर वेग घटेगा, और ये है समय अक्ष। लेकिन अगर वेग न तो बढ़े न तो घटे तो एक समान वेग हो गया, मतलब एक समान वेग हो गया एक तरह से। और हमको पता है विस्थापन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अगर एक समान वेग है तो मतलब सीधी रेखा में है तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और लेकिन विस्थापन बराबर क्या होगा, वेग इंटू टाइम होगा, यही ना होगा, वेग गुणे समय, यही ना होगा, वेग गुणे समय। दिख रहा है क्या, सॉरी, विस्थापन बराबर वेग गुणे समय, यही तो होता है ना। अभी ये सिर्फ तभी फार्मूला होता है जब वेग एक समान हो। क्या चीज़, जब वेग एक समान हो। लेकिन वेग बदल रहा है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। मान लीजिए पहले सेकंड में कुछ और डिस्टेंस होगी, दूसरे सेकंड में कुछ और डिस्टेंस होगी, लेकिन अगर वेग एक समान है, मान लीजिए वो ये देखिए 1 2 3, मान लीजिए 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 3 मीटर प्रति सेकंड वेग है, और ये 1 मीटर 2 मीटर 3, ये 4 होगा 5 होगा, यहाँ सेकंड 1 2 3 4 5। तो मान लीजिए 5 सेकंड तक पूछा जाएगा कि कितना विस्थापन होगा, तो ये 5 सेकंड वेग कितना है 3 मीटर, और समय कितना है 5 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर। मतलब विस्थापन बराबर क्या होगा, वेग गुणे विस्थापन। वेग कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड, और विस्थापन कितना, अरे समय कितना है 5 सेकंड, तो
टोटल विस्थापन क्या होगा 15 मीटर। अच्छा समझते हैं इसको, कैसे समझते हैं, देखो लिखा है 3 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग है, तो मतलब हर सेकंड में 3 मीटर चलेगा। फिर से सुनिए, 3 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग है तो हर सेकंड में 3 मीटर चलेगा। इसका मतलब कि दूसरे सेकंड में 6 मीटर चल जाएगा, तीसरे सेकंड में 9 चलेगा, चौथे में 12 चलेगा, पाँचवें में 15 चलेगा, तो वही तो है 15। यानी कि विस्थापन निकालना है तो वेग में समय से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये तभी लग पाएगा ना जब उसका वेग एक समान हो। अगर वेग बढ़ेगा तो दिक्कत हो ही जाएगी। मान लीजिए पहले सेकंड में वो 3 चला, दूसरे में 4 चला, तो ये कैसे फार्मूला बन ही नहीं पाएगा। अगर एक समान वेग है तो हमको इतना पता है कि विस्थापन निकालना है तो वेग में समय से गुणा कर दीजिए। क्लियर हो रहा है ना अब, ठीक ना। अरे सॉरी, दिख नहीं रहा था क्या आप लोग को, सॉरी देखिए हमको, अच्छा सुन रहे थे ना, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा वेग समय का अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो विस्थापन मिलेगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन आप एक समझिए, ये एक्सिस बताता है, ये दूरी बताता है समय को, और ये दूरी बताता है वेग में कितना वेग है उसका, यही बताता है ना। मान लीजिए ये दूरी यहाँ पर है तो बोलेंगे 3 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग है। ये एक्सिस यहाँ तक है तो मतलब बोलेंगे 1 2 3 4 5 सेकंड बोलेंगे, मतलब 5 सेकंड तक चला। लेकिन अब बताइए, ये दूरी वेग को बताता है, ये दूरी समय को बताता है, और वेग और समय का गुणा करते हैं तो विस्थापन को बताता है। लेकिन फिजिकली यहाँ पे समझिए थोड़ा, ये लंबाई वेग है, ये लंबाई क्या है, समय है। तो आप देखिए ये एक आयत बन रहा है ना, आयत में लंबाई का काम कर रहा है, ये चौड़ाई का काम कर रहा है, और लंबाई का जब चौड़ाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्षेत्रफल मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना। अरे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब वेग समय ग्राफ में वेग का समय से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्षेत्रफल मिलेगा। लेकिन हमको पता है कि वेग का समय से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही विस्थापन मिलता है एक समान वेग में। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ से टेक्निक जान गए, क्या जान गए, यही चीज़ देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा कि वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ में, वेग समय ग्राफ में ग्राफ, वेग समय ग्राफ में ग्राफ का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल लिखा है, क्षेत्रफल किसको बताता है, ये क्षेत्रफल विस्थापन को बताता है। ये चीज़ तो हमको पता हो गया। देखिए आप ही सोचिए, हमने समय और वेग का मल्टीप्लाई किया, समय लंबाई को बता रहा है और वेग चौड़ाई को बता रहा है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई किया तो इसके आयत का क्षेत्रफल मिलेगा, और लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब समय गुणे वेग करते हैं तो विस्थापन मिलता है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी वेग समय ग्राफ का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो विस्थापन निकल जाएगा। अब इसी का यूज करेंगे और हम असमान वेग के लिए, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो भी हम वो निकाल सकते हैं, क्या, विस्थापन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल से लेते हैं। अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम गति के समीकरण निकालने जा रहे हैं। किसके, गति के क्या समीकरण होते हैं। अच्छा ये सारा चीज़ एक समान त्वरण पर होगा। अच्छा एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है, देखो त्वरण है इसका मतलब वेग बदल रहा है, और एक समान का मतलब एक समान रूप से बदल रहा है। और हमारी कक्षा 9th में ना सिर्फ एक समान त्वरण ही है, असमान त्वरण नहीं है। तो हमको सिर्फ एक समान त्वरण पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक ना। मतलब एक समान त्वरण है मतलब वेग में परिवर्तन है। अच्छा वेग में परिवर्तन एक समान रूप से, ध्यान दीजिएगा, गति के समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान सुनिए। देखिए पहले तो हमको पता है कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग पहले से वो u वेग से चल रहा था, लेकिन उसके पास त्वरण है तो वो वेग बढ़ेगा और समय भी लगेगा। ये समय अक्ष है और ये वेग अक्ष है, ठीक है, ये वेग अक्ष है। तो मान लीजिए उसके पास पहले से u वेग था, लेकिन अब वो वेग बढ़ रहा है तो बढ़ के ऊपर जाएगा ना। मान लीजिए वो वेग कितना हो गया, अब फाइनल वेग यहाँ पर हो गया v, ठीक ना। तो हमको पता है त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, ये तो पता ही है ना, त्वरण बराबर यही होता है ना। तो देखिए त्वरण बराबर, मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक t समय लगा, कितना समय लगा, t समय लगा यहाँ से यहाँ तक। तो वेग में परिवर्तन कैसे पता चलेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, पहले वो u वेग से था, अभी वेग बढ़ करके क्या हो गया, v हो गया। तो वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम एक काम करते हैं, t को इधर लाइए, तो a इंटू टी बराबर v माइनस यू, और v बराबर हो जाएगा क्या चीज़, u प्लस ए टी। देखिए ये गति का पहला समीकरण होता है, किसका, ये गति का फर्स्ट इक्वेशन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, हम इसी ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे और विस्थापन निकालेंगे। मान लीजिए पहले कोई वस्तु है उसका वेग u था, अब वो मान लीजिए एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड का मतलब त्वरण है, त्वरण का मतलब वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है तो ग्राफ कुछ ऊपर जाएगा। अब ग्राफ कुछ ऊपर गया तो मतलब उसका फाइनल वेग v हो गया, और ये समय लग रहा है, मान लीजिए समय उसको यहाँ से यहाँ तक में कितना लग गया, मान लीजिए t समय लग गया। तो हमको विस्थापन निकालना है, विस्थापन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा, t समय। मान लीजिए विस्थापन निकालना है तो विस्थापन का मतलब इसका एरिया निकालना पड़ेगा,
इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो एरिया निकाले कैसे, अब तो ये वेग परिवर्तन है, अगर वेग परिवर्तन नहीं होता तो सिर्फ वेग में समय से मल्टीप्लाई कर देती है, इसमें पहले वेग u था बाद में v हो गया। अच्छा ये u v क्या है, समझ में आ रहा है क्या, हम u क्यों ले रहे हैं। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु थी पहले 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, अभी उसका वेग बढ़ भी रहा है चल भी रही है, बढ़ भी रहा है चल भी रही है, तो बाद में उसका वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो इसमें वेग और समय से डायरेक्ट मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हैं, वेग तो बदल रहा है ना, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अरे जैसे मान लीजिए हम साइकिल ही चला रहे हैं, अगर सिर्फ 5 मीटर प्रति सेकंड से चलते तो 5 सेकंड में कितना चल जाते वो तो पता चल जाता, लेकिन हमने 5 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू किया और वेग भी बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए पहले 5 मीटर प्रति सेकंड था, 5.5 हो गया, 6 हो गया, 6.5, 7, ऐसे करके वेग बढ़ा भी रहे हैं, तो विस्थापन निकालना कठिन है, तो इसलिए विस्थापन हम एरिया से निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा, हम इसका एरिया निकाल दें तो काम हो जाएगा। एरिया कैसे निकाले, एक काम कर देते हैं, एक लाइन खींच दें, एक लाइन खींचेंगे तो नीचे आयत बनेगा, ऊपर त्रिभुज बनेगा, तो इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, दोनों को जोड़ दें तो ये पूरा क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, बोलिए। हाँ निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा हम बता रहे हैं। देखिए ये ऊंचाई बताएगा u को, फिर से देखिए जो ये ऊंचाई है, ये पेन जितना ये ऊंचाई है, फिर से यहाँ से ये ऊंचाई u है और यहाँ से ये ऊंचाई v है, क्योंकि ये v वेग को बता रहा है। तो हमको तो इतना पता है कि ये ऊंचाई u है और ये समय t है, तो ये u और t से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, u का t से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ये ऊंचाई और ये लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस त्रिभुज पर आते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला देखिए बता रहे हैं, होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक ना, यही होता है। तो अब देखिए इधर देखिए 1/2 तो लिख सकते हैं। अब आधार क्या है, आधार का मतलब ये आधार का मतलब देखिए त्रिभुज का आधार है, ये ऊंचाई होता है, ये ऊंचाई कितना है और ये आधार है नीचे का, तो आधार कितना है, देखिए ये लंबाई कितना है, इसी लंबाई के बराबर है ना, तो ये लंबाई t है तो ये भी t होगा ना, तो t और गुणे ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ये हमको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर होता है, तो ये तो v है तो ये भी v होगा, मतलब ये v जो है यहाँ से यहाँ तक है, मतलब पूरा यहाँ तक है, ये v है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक v है और यहाँ से यहाँ तक u है, तो v में से u को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, v माइनस u, यही तो इसकी ऊंचाई होगी, यानी कि ऊंचाई बराबर क्या होगा, v माइनस u। अब देखिए ये ut है इस आयत का क्षेत्रफल, ये है इसका क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर दें तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, वही विस्थापन है, तो विस्थापन को यश से दिखाते हो तो यश बराबर क्या होगा, ut प्लस 1/2 और ये होगा t और ये होगा v माइनस u, ठीक है। अच्छा अब पीछे देखें, थोड़ा सा इधर आ जाएं, इधर देखिए v माइनस u बराबर 80 है, तो हम उसकी जगह 80 लिख देंगे, क्या दिक्कत है भाई, यस बराबर ut और प्लस 1/2 t इंटू ए टी, तो ये हो जाएगा यस बराबर ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये t और t मिलकर t स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये होता है सेकेंड इक्वेशन। देखिए ये पहला इक्वेशन होता है, ये दूसरा इक्वेशन होता है। अब अगली बात कर रहे हैं हम लोग, अगली बात क्या करेंगे, अब देखिए हम ना देखिए ये विस्थापन और समय में है, मतलब अगर पूछे 5 सेकंड में कितना वो लड़का चला, वेग परिवर्तन हो रहा है उसके बाद भी 5 सेकंड में कितना चला, तो वो सिर्फ ut से नहीं आएगा, मतलब वेग और समय से मल्टीप्लाई करने पर नहीं आएगा। 1/2 ए टी स्क्वायर, ए क्या है त्वरण और टी स्क्वायर मतलब समय, मतलब ऐसे आएगा। क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें ना, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ मतलब 5 सेकंड में कितना चला अगर विस्थापन निकालना है तो इस फार्मूले से निकालेंगे, न कि ut करेंगे सिर्फ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, हम ना अब एक और फार्मूला बनाने जा रहे हैं, मतलब विस्थापन और वेग में, जैसे इधर ध्यान सुनिए, विस्थापन और वेग का मतलब उसका अंतिम वेग क्या होगा जब उसका विस्थापन कुछ और था। जैसे हम समझाते हैं, मान लीजिए कोई लड़का रुका था, ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है सर, लेकिन वो लड़का अब चल रहा है तो उसका वेग बढ़ रहा है। मान लो पहले 5 मीटर प्रति सेकंड था, फिर 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया, सॉरी वेग बढ़ रहा है ना, पहले 5 मीटर प्रति सेकंड था, अभी वो वेग बढ़ करके क्या हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ऐसे करके उसका वेग लगातार बढ़ रहा है। तो होगा क्या कि वो जैसे जैसे आगे चल रहा है वैसे वैसे वेग भी बढ़ रहा है, तो हम उससे तो ये पहले पूछ ही लेंगे कि 10वें सेकंड पर उसका वेग क्या था, मतलब 10 सेकंड तक लगातार चला तो उसका वेग क्या था, मतलब वेग तो बढ़ रहा है ना, अभी कितना है उतना तो नहीं ना रहेगा, वेग बदल जाएगा ना, तो 10 सेकंड पर वेग क्या होगा उसको निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, पहला इक्वेशन। लेकिन अगर ध्यान सुनिए 10 सेकंड में वो कितना चल दिया वो लगाने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि अब मान लो समय दिया ही नहीं है, सिर्फ ये दिया है कि वो 10 मीटर तक चला, तब उसका वेग क्या था,
अभी भी वेग तो प्रारंभिक वेग दिया है, मान लीजिए वो 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था और वेग बढ़ रहा है, 25 हो गया, 30 हो गया, ऐसे करके वेग बढ़ रहा है। तो वो 10 मीटर तक चला तो वेग क्या हो गया, समझ में आ रहा है क्या बोले हैं? 10 मीटर तक चल रहा है तो उसका वेग क्या हो गया। तो उस समय वेग निकालने के लिए हम एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं, ठीक ना। अभी परेशान मत रहिएगा, एकदम बहुत आसान चीज़ें हैं, बस खाली ना हम लोग को धैर्य से पूरा पढ़ना है। आगे हम जब क्वेश्चंस कराएंगे, ढेर सारे सवाल लगवाएंगे, तब वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। अभी क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, तो परेशान नहीं होना इस पर, ठीक है। देखिए आगे समझते हैं हम लोग। देखिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, तो बस यहाँ से टी को हटा देंगे। टी को कैसे हटाएंगे, देखिए हम पहला ही क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, वी बराबर होता है यू प्लस ए टी, तो यहाँ से u इधर आके माइनस होगा, v माइनस यू बराबर ए टी, तो यहाँ से v माइनस यू अपॉन ए बराबर t हो जाएगा, यानी t का मान कितना आ गया, v माइनस यू अपॉन ए, बस वही यहाँ पे रख देंगे, कुछ करना नहीं हमको। देखिए s बराबर u और यहाँ पे रखेंगे v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, ये रखेंगे। यहाँ पे 1/2 a, यहाँ पे रखेंगे v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर, क्योंकि टी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे बस, ठीक ना। देखिए बस कुछ नहीं करना है, आप यस बराबर ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा यू वी अपॉन ए, ठीक है। यहाँ होगा यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखिए, ये क्या होगा आगे, 1/2 तो होगा ही है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये ए है, नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, उसको बाहर कर लेंगे। और ये v माइनस यू का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यस बराबर क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा यू वी बटे ए, ठीक है ना, ये माइनस यू स्क्वायर बटे ए, ये देखिए a से a कट जाएगा तो मिलेगा 1/2, नीचे a मिलेगा, ऊपर तो a से a कट जाएगा, ऊपर एक बार a है, नीचे 2 बार a है, तो एक बार कट जाएगा। यहाँ से मिलेगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। अब देखिए s बराबर क्या मिलेगा, ये uv बटे a माइनस यू स्क्वायर बटे a, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्लस ये होगा v स्क्वायर बटे 2a, ये होगा यू स्क्वायर बटे 2a, यहाँ तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो सिर्फ लीजिएगा माइनस यू वी बटे ए, ठीक है। आप ध्यान सुनिए, ये यू ई बटे ए माइनस में है, ये यू वी बटे ए प्लस में है, तो दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ एक और काम करते हैं, बचा क्या है, इधर देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्या बचा है, देखिए क्या बचा है, लिखते हैं, ये बचा है एस बराबर माइनस यू स्क्वायर बटे ए वी स्क्वायर बटे 2a प्लस यू स्क्वायर बटे 2a, ठीक है ना। अच्छा ये वी स्क्वायर को छोड़ो, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, इन दोनों को, s बराबर तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम तो 2a ही होगा, ठीक है, 2a ही होगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2u स्क्वायर, ये प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2a, यही ना बचेगा। इसको हमने उठा के पीछे लिख दिया, वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब हमने ये माइनस में था, ये प्लस में था, इन दोनों का एलसीएम 2a होगा, 2a का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2u स्क्वायर और ये प्लस यू स्क्वायर। अब ध्यान सुनिए, बचेगा क्या, यस बराबर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a और ये मिलेगा प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2a। इसको इधर लिखते हैं, इस पेज पर थोड़ा सा समझते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए बचा क्या था, एस बराबर बचा था माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a और फिर बचा था प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2a, ये तो बचा था। अब एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये बचेगा माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2a इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2as, ये बचेगा माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ना, फिर 2as बराबर वी स्क्वायर। ये तीसरा समीकरण है, ठीक ना। तीनों समीकरण ऐसे लिखेंगे इसको। देखो पहला समीकरण क्या था, पहला पहला था v बराबर u प्लस ए टी था, ठीक है। यस बराबर था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, ठीक है। तीसरा था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों समीकरण है। गति के तीन ही समीकरण होते हैं, 1, 2 और ये 3। अच्छा इन तीनों समीकरण का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम अगली कक्षा में पढ़ते हैं, उस पर क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, तो उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होगी, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, अब बस इसी तरह कंटिन्यू बने रहिए, आगे और कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना, परेशान मत रहिए, ठीक है। इसी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।